Hello, children. Good evening. How are you? Today, myself Sanjay Kumar. Today, I bring you a very fantastic video for the biology, ninth class biology. This chapter is very important. The chapter name is a fundamental unit of life. Okay. First of all, before going to video, I would like to welcome back on new quantum classes. This is very fantastic channel. This is providing to the student for the different kind of study like biology, physics, chemistry, as well as very soon I will start mathematics videos for the ninth class and 10th class also. So as we know that in part first we have discussed about the introduction of the cell and different part of the cell, different type of the cell. Today I will discuss very important fantastic topics or some questions also I have discussed in this session. Now first of all I would like to tell you that मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नए नए बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगे, ठीक है। इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट, वो सबके लिए होगा चाहे वो किसी भी क्लास का हो, और एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम होंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हमने सारे साइंटिस्ट के नेम पढ़ लिए थे, रॉबर्ट हुक, लीवनहॉक, है ना, रॉबर्ट ब्राउन, परकिंजे, स्लाइडेन, है ना, रुडोल्फ बर्चाउ, ठीक है। हमने ये देख लिया था डिस्कवरी ऑफ सेल कब हुई, सेल थ्योरी क्या है, शेप साइज क्या है, टाइप ऑफ सेल्स क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर था। तो अलग अलग शेप और साइज़ की। फिर हमने ये भी देखा था कि सेल कितने टाइप की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स, ठीक है। जहाँ पर जो मूवमेंट था उसमें भी देखा गया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनके अंदर प्रॉपर डिफाइंड वाला न्यूक्लियस होता है, और आपका इसे हम न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब हमने ये भी देखा था कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल लाइक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, है ना, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस ओवल स्फेरिकल शेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है। न्यूक्लियर, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, क्रोमेटिन। हम अभी आपको स्ट्रक्चर बताएंगे तब उसमें कर पाएंगे। सेल वॉल होती है, ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो जो आपके साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। गोल्जी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, लाइसोसोम्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब हम मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस देख लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस दो प्रोसेस से होते हैं। नंबर 1 होता है डिफ्यूज़न, सेकंड 1 होता है ऑस्मोसिस, ओके। ये ऑस्मोसिस के साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी पढ़ने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं 3 टाइप के, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस डायग्राम को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था कि अलग अलग टाइप की वेरियस टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे आपका स्पर्म होता है, ओवम होता है, ओवम फीमेल के अंदर होता है, स्पर्म मेल के अंदर होता है। स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, बोन सेल्स होती हैं, फैट सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, 3-4 चीज़ों से मिलकर के बनाएं। एक तो लिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है, नीचे की ओर साइड में, है, और आपकी ऊपर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स चेन, प्रोटीन चैनल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि गोल्जी एपरेटस होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रियोल्स होता है ना, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
इस पेज पर हमें कुछ सेल ऑर्गेनल के डायग्राम्स बताए गए हैं। ये आपका है सबसे पहले प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, जो बाहरी परत होती है वो सेल वॉल होती है, उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, जो पैकेजिंग स्टोरेज के लिए काम में आता है। प्लांट सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, बाहर आपकी सेल वॉल होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं और आपका एडजेसेंट सेल वॉल भी होती है। ठीक है, इसमें गोल्जी अपरेटस भी होता है, न्यूक्लियस होता है। अब प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मार्जिन में होता है, मतलब जैसे अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस, और प्लांट सेल के अंदर मार्जिन में मतलब किनारे पर होता है, एक साइड में होता है। तो ये आपकी प्लांट की सेल थी। क्या क्या डिफरेंस थे? एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, बड़ा वैक्यूल, ठीक है, और मार्जिनल न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में सबसे बाहरी परत जो है ना, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसमें न्यूक्लियर पोर भी होते हैं जिससे कोई चीज़ अंदर बाहर जा आ सकती है। इसके सेंटर में मार्जिन पर एक न्यूक्लियोलस होता है, कभी कभी ज़्यादातर पूछ भी लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। और ये धागेनुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आपकी क्रोमैटिन है। इसमें क्या क्या होता है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बताना? आरएनए। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम दूसरा आपका देखते हैं सेल ऑर्गेनल, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर इस तरीके से आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम से बनती है प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन। ठीक है, अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर प्रोटीन या राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। तो गोल्जी अपरेटस में वैक्यूल्स होते हैं जो स्टोरेज करते हैं, है ना। इंटरसिस्टर्नी स्पेस होता है, फिर एक सिस्टर्नी भी होती है, फिर होता है सिस्टेमल मेम्ब्रेन, तो और सेकुली होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये रही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ये आपकी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है ये? पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर जैसी उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती हैं उन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब क्रिस्टी के बाद मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स। ठीक, ये आपका मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। चलिए डन। अब बात करते हैं, इसके अंदर आपका मैट्रिक्स होता है जो फ्लूइड होता है, सिस्टर्नी होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर डीएनए इम्पोर्टेंट होता है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और राइबोसोम, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बात यहाँ पे समझ लो, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ग्लूकोज के साथ, किसके साथ है? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज होती है। साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडेशन होता है कुछ मात्रा में, और जो फाइनल प्रोसेस होती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है, इसके बाद आपके लाइसोसोम्स होते हैं।
लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ग्रेनम होता है, स्ट्रोमा होता है ना। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इसके अंदर लैमेली होता है, ये वाला पोर्शन है लैमेली। ठीक है। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। ओके। और इनर मेम्ब्रेन होती है, और राइबोसोम्स तो छिद्रा रहता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट का वर्क है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी को, और वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, बहुत सारे बॉक्स दिए गए। तो ये पूछ रहे हैं कि इस बॉक्सेस में क्या आएगा। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सीधी सी बात है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप होते हैं। एक होते हैं जहाँ पे लिखा हुआ हैज ए राइबोसोम अटैच टू द मेम्ब्रेन, तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। अब नो राइबोसोम अटैच टू द मेम्ब्रेन, वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ये एटीपी या एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, नॉन एज ए पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए होता है। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। प्लास्टिड का काम क्या होता है? प्लास्टिड्स है ना, नॉट प्रेजेंट इन। प्लास्टिड्स कहाँ पर नहीं होते? एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। कहाँ पर नहीं होते? एनिमल सेल में। तो ये कह रहे हैं स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड और लिक्विड, ये आपके वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल्स। ठीक है। ये पूरा समझ में आ गया, पूरा चार्ट। देखिए, जब आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ से अराउंड 10 क्वेश्चन आज के लिए करेंगे। ठीक है। जैसे 10 क्वेश्चन खत्म करते हैं तो ये छोटा सा वीडियो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट 11th क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करेंगे। वो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि हु डिस्कवर द सेल। देखिए, इस क्वेश्चन हर चीज़ को मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस बात क्या है, हमें थोड़ा धैर्य रखना है और ये हमें सही करना है। ठीक है। हमें क्या करना है? हाँ, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि हाउ सेल डिस्कवर्ड, सेल को कैसे डिस्कवर किया गया। ठीक है, कर देते हैं डिस्कवर। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार कॉर्क की स्लाइस बनाई और उसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा। तब पता चला कि कॉर्क के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये पूछा गया है कि वाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो मैंने आपको बताया, देखो, सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जैसे अगर हम पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब की बात करें तो एक सेल से बनते रहते हैं, बाकी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स आ जाती हैं। तो जो वाइटल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल के द्वारा होता है। वाइटल का मतलब जीवित रहने वाले सारे कैरेक्टर्स। ठीक है। सेल के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। जैसे गेहूँ के पौधे से गेहूँ का पौधा ही बनेगा। ठीक है। तो ये आपके ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है, जनरेशन ऑफ द सेल, नई सेल बनती हैं। इसलिए हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट सेल। तो ये देखिए, अगर हम किसी गैस की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, तो वो तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर और बाहर आ जा सकती है। ठीक है। तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही जाती है। ठीक है।
तो ये कौन सी प्रोसेस से जाती है? डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस से बाहर जाता है और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ये अंदर आता है। कभी तो वाटर को बाहर जाना होता है, कभी अंदर आना होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? देखिए, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, जैसे हमारे स्कूल में एक गार्ड बैठा रहता है जो सिलेक्टिव स्टूडेंट को ही अंदर आने देता है। समझ में आई बात? अगर किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट होंगे तो वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। सेम कंडीशन आपकी यहीं पे है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है सेल की जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें अंदर आती हैं और बेकार की चीज़ें बाहर चली जाती हैं। चलिए अब ये बुकिश लैंग्वेज का देख लेते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट एक ही चीज़ है। द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल थ्रू इट। मतलब बेकार का पदार्थ अंदर नहीं आएगा और अच्छा पदार्थ बाहर नहीं जाएगा, और इसलिए हम इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सीधी सी बात है, जब सिलेक्टिव सब्सटेंस अंदर बाहर आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी गई है जिसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन्हें फिल करना है। यूकैरियोटिक सेल के कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उन्हें फिल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो साइज़ की होती है। तो ये साइज़ होती है 10⁻⁻6 मीटर की। ठीक है, और ये आपका यूकैरियोटिक सेल होती है, उसकी साइज़ जनरली लार्ज होती है, 5 to 100 माइक्रोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रीजन जो होता है ना, पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा होता ही नहीं है, न्यूक्लियर एनवलप होता ही नहीं, सिंपल टाइप का न्यूक्लियस होता है। अब इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड अच्छे से लर्न कर लें। अगर हम नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियस की बात करते हैं तो अभी तो हमने बताया था उसमें डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें न्यूक्लियर पोर भी होते हैं। तो मोर देन 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोम पाए जाते हैं सिंगल और मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल? तो देखो मैं आपको बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? जेनेटिक मटेरियल के नाम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से देख लिया है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ़ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो इफ़ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, देन द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, है ना, एक्सक्रीशन, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। ठीक है, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर समझो, इफ़ ऑर्गेनिज्म ऑफ आर सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल, है ना, इन्फ्लुएंस, देन व्हाट विल हैपन? उसके इन्फ्लुएंस से जो प्रोसेस हो रही थी हमारी सेल के द्वारा, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा था, न्यूट्रिशन हो रहा था, एक्सक्रीशन हो रहा था, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन हो रही थी, तो वो नहीं हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वाई आर लाइसोसोम्स नॉन एज ए सुसाइडल बैग?
अरे लाइसोसोम सुसाइडल बैग इसलिए होते हैं, वो सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल में गंदगी, बेकार फॉरेन मटेरियल्स आते हैं जो बैक्टीरिया वायरस की तरह वर्क करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उन्हें लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। अब हम बुकिश देख लेते हैं। लाइसोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स the cell as they contain digestive systems. In case any body cell is dead or damaged, the lysosome bursts to release the digestive enzyme. इसके अंदर digestive enzyme रिलीज होता है in order to digest its own cell. Thus these are known as a suicidal bags. इन्हें हम suicidal bags के नाम से जानते हैं। What are the protein synthesis inside the cell? Protein synthesis where are the protein synthesis inside the cell? देखिए प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम के अंदर। तो अभी जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें दोनों चीज़ें थी। उसमें DNA था, ठीक है, इसके अंदर RNA था। क्या था? RNA और DNA। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन थी। अब हम बात करते हैं NCERT की एक्सरसाइज की। अभी हम NCERT की बुक के अंदर जो पेजेस होती है, अंदर इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनका डिस्कशन कर रहे थे। अब हम बात करते हैं NCERT एक्सरसाइज की। तो NCERT एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बताइए। वैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से समझा दिया है। मैं आपको बताऊं, जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी आपकी सेल वॉल की। ये सेल वॉल मैंने बताया था कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता और प्लांट सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक लार्जली स्मॉलर वैक्यूल, मतलब अगर हम एनिमल सेल के अंदर बात करें तो छोटा सा वैक्यूल होता है और प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पदार्थ स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर सेंटर में होता है और प्लांट सेल के अंदर मार्जिन में होता है, किनारे पर होता है। इतनी बात समझ में आई। प्रोमिनेंट एंड हाईली कम्प्लेक्स गोल्जी अपरेटस होते हैं, ठीक है, और गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब यूनिट्स लॉर्ड डिक्टोसोम्स। ये प्लांट सेल में होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। क्या नहीं होते? सेंट्रियोल्स, लर्न कर लीजिए। और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वहाँ पर आपको पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम साइज़ की बात करें वो अराउंड 1 to 10 पिकोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और जब यूकैरियोटिक सेल है उसकी साइज़ जनरली लार्ज होती है। चलिए, दो चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत सिंपल होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस आपका डेवलप्ड या एडवांस होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, है ना, इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स ही होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये सारे आपके डिफरेंसेस थे किसके? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेक्स डाउन? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए तो क्या होगा? भाई बहुत बुरा हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो गई, है ना, ख़त्म हो गई मान लीजिए, तो होगा ये सिलेक्टिवली पदार्थ अंदर बाहर नहीं जाएंगे, तो इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें बाहर जा सकती हैं और गंदी और ख़राब बीमारी पैदा करने वाली चीज़ें बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ सकती हैं। तो व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्ड और ब्रेक डाउन, द contents of the cell come out. Lysosome may burst and digestion of cellular contents like a take place। मतलब
सेलुलर कंटेंट का डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। अगर गोल्जी एपरेटस नहीं हो, गोल्जी एपरेटस नहीं हो तो क्या होगा? इफ़ देयर वाज नो Golgi apparatus in the cell, lysosomes would not be formed. There would not be any excretion, and foreign material might accumulate in the cell. Which cell organelle is known as a powerhouse of a cell? Mitochondria, जो ATP बनाता है. How does amoeba obtain its food? Amoeba is obtained food by the help of सीरोपोडिया जो जनरेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब बताइए ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है द पैसेज ऑफ फॉरेन ऑफ अ सॉल्वेंट, द पैसेज ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन। अंडरस्टैंड? चलिए ये सब खत्म हो गया है। हम बात करते हैं कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ये कुछ ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट हैं, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शुगर एंड सॉल्ट इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, कंसनट्रेशन विच रिजल्ट इन द पैसेज ऑफ वाटर ऑस्मोटिकली फ्रॉम द ट्रफ थ्रू द cells of potato into the cavity. Second point देखते हैं, potato functions as control experiment which indicates that the cavity of potato alone does no induce movement of water. Third one, water does not gather in the hollowed out portion of A because there is no difference in the। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसकी? सॉल्व क्वेश्चन बैंक की। तो आज के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में NCERT के सारे क्वेश्चन करवा दिए इन टेक्स्ट एज वेल एज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। अब हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना, स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जितना भी मैंने पढ़ाया उसे आप रिवाइज करें, लर्न करें, और जब मैं क्लास में आऊँ तो आप हमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।